नमस्कार साथियों, ज्ञान पर परिवार में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं साथियों आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से विधिवत तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, मैं आशुतोष आपके सामने शिक्षण समितियों का चार्ट पार्ट 2 लेकर आप सबके सामने आया हूं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पार्ट 1 को अच्छे तरीके से देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 में जिन जिन समितियों के बारे में चर्चा की गई थी, लगभग हम लोगों ने 1813 के आज्ञा पत्र से लेकर 1964 के कोठारी आयोग पर हमारी कुछ चर्चाएं चल रही थी। तो साथियों, आज हम लोग तो अपना जो आज की जो वार्तालाप है, उस जो चर्चा का जो विषय है 1964 का जो भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग जो था, उसी को आगे लेकर हम लोग चलते हैं। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो 1964 66 कोठारी आयोग। और साथियों, उस दिन पार्ट 1 में कुछ हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी कर ली थी। कोठारी आयोग या इसी को हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक है। तो साथियों, बात यह आती है कि इस समिति का अध्यक्ष कौन था या इस आयोग का अध्यक्ष कौन था आपका। तो इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी थे। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। देखते साथियों, इन्होंने सिफारिश क्या क्या की थी। तो पहली तो सिफारिश इनकी क्या थी, इनका जो शीर्षक था शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग का जो शीर्षक था, राष्ट्रीय शिक्षा एवं विकास। तो राष्ट्रीय शिक्षा एवं विकास नामक शीर्षक से भारतीय शिक्षा आयोग आपका पास होगा। तो पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा एवं विकास नामक शीर्षक किनका था, तो कोठारी आयोग का राष्ट्रीय शिक्षा एवं विकास नामक शीर्षक था। अब बात आती है क्या इन्होंने सिफारिश क्या क्या की थी। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात की थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात की। दूसरा जो उन्होंने बात की थी, वो बात की थी पड़ोसी विद्यालय के बारे में। पड़ोसी विद्यालय। पड़ोसी विद्यालय का मतलब क्या था कि 1 किलोमीटर में प्राथमिक स्कूल खोले जाएं। 1 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल खोले जाएं और 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक स्कूल। तो साथियों, ने पूछा जाए कि पड़ोसी विद्यालय का संप्रत्यय किसने दिया, तो पड़ोसी विद्यालय का संप्रत्यय कोठारी आयोग ने दिया, जिनका मानना यह था कि बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय हो तथा 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय हो। साथियों, आगे हम लोग जो बात करते हैं कि इनका जो जोर था, वो सबसे ज्यादा इन्होंने जोर दिया था, वो प्राथमिक विद्यालयों पर जोर दिया था। प्राथमिक विद्यालय पर ज्यादा जोर दिया। दूसरी बात क्या थी कि जीडीपी के 6% खर्च करने की बात किसने की थी, तो कोठारी आयोग ने जीडीपी का 6% खर्च करने की बात की थी। इसके बाद दूसरा क्या था, इन्होंने कॉम्प्लेक्स स्कूल का संप्रत्यय दिया। कॉम्प्लेक्स स्कूल का संप्रत्यय दिया। इसके बाद साथियों किसकी बात की, तो अगला जो आपका पॉइंट है वो शिक्षकों के गुणवत्ता को लेकर बात की। शिक्षकों के गुणवत्ता पर ध्यान दिया। तो शिक्षकों की गुणवत्ता पर ध्यान किसने दिया, तो शिक्षकों की गुणवत्ता पर ध्यान कोठारी आयोग ने दिया। इसके बाद साथियों जो आपका अगला पॉइंट है, वो अगला पॉइंट आपका ये रहने वाला है 10 वर्ष की सामान्य विद्यालय प्रणाली।
10 वर्ष की सामान्य विद्यालय प्रणाली किसने दी? तो 10 वर्ष की सामान्य विद्यालय प्रणाली कोठारी आयोग की ही देन थी। इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है 10+2, और 10+2 किसने दिया? तो वो आपके कोठारी आयोग ने ही दिया। 10 को भी इन्होंने कैसे बांटा था? 5, 3 और किसमें? 2 में। 5 क्या थे? कक्षा 1 से लेकर 5 तक, मतलब प्राथमिक में। 3 साल में क्या बांटा? 6, 7, 8, मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय। 2 साल में क्या बांटा? 9th और 10th, मतलब आपका माध्यमिक स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। अगला आपका जो 2 साल थे, इनमें क्या था आपका? 11th और 12th। तो साथियों 10+2 का संप्रत्यय किसने दिया? तो 10+2 का संप्रत्यय कोठारी आयोग देने वाले थे। इसके बाद जो इन्होंने बात की थी, तो आपकी नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 जो फार्मूला दिया गया, वो फार्मूला किसकी देन है? तो वो आपके कोठारी आयोग की ही देन है। और 5 को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया था 3+2 में। 3 का क्या रहेगा आपका? नर्सरी स्कूल दिया था इन्होंने, नर्सरी स्कूल। और 2 साल का क्या माना था? कक्षा 1 और 2। तो साथियों तो पूछा जाए 5+3+3+4 जो फार्मूला नई शिक्षा नीति में दिया गया, इस फार्मूला को देने वाले कौन थे? कोठारी आयोग थे। एक और उन्होंने पॉइंट पे बात की थी, क्योंकि वो पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। आपका जो अगला पॉइंट है वो आपका ये पॉइंट है, कहता है कि जो आपके 1929 में हर्टांग समिति ने अपव्यय एवं अपरोधन के लिए जो गठित की गई थी, तो आजादी के बाद किस आयोग ने सबसे पहले अपव्यय और अवरोधन की ओर ध्यान दिया? तो साथियों आजादी के बाद अपव्यय और अवरोधन की ओर ध्यान देने वाले पहला जो आयोग था, उस आयोग का नाम था कोठारी आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग। अगला पॉइंट है आजादी के बाद, आजादी के बाद अपव्यय एवं अवरोधन पर ध्यान दिया। अपव्यय एवं अवरोधन पर ध्यान दिया। उम्मीद करता हूं साथियों कोठारी आयोग के जो भी आपके मेन पॉइंट थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो आगे बात करते हैं, तो आगे हम लोग बात करते हैं 1968 की शिक्षा नीति। 1968 की शिक्षा नीति, और 1968 की जो आपकी शिक्षा नीति थी वो देश की पहली शिक्षा नीति थी। 1968 की शिक्षा नीति के जो मेन इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में साथियों हम लोग चर्चा करते हैं। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। आप यदि एग्जाम देख लें, आप केबीएस को आप उठा के देख लें, आप डीएसएसबी को उठा के देख लें, वहां से यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन 1-2 बार पूछे गए हैं। तो साथियों 1968 की शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हुए देखते हैं कि 1968 की शिक्षा नीति ने सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बात की। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की। इसके बाद अगला जो पॉइंट क्या था? जीडीपी के 6% की खर्च करने की बात की। जीडीपी के 6% खर्च की बात की। इसके बाद साथियों जो आपकी 1968 की शिक्षा नीति है, इसी ने त्रिभाषा फार्मूला दिया। त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र होता क्या है? मतलब जो आपकी पहली लैंग्वेज होगी, फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा होगी। क्या होगी साथियों? फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा। सेकेंड लैंग्वेज क्या रहेगी आपकी? तो सेकेंड लैंग्वेज जो आपकी रहेगी वो आपकी अंग्रेजी रहेगी। और थर्ड लैंग्वेज जो आपकी रहेगी वो आपकी कोई भी मॉडर्न भारतीय लैंग्वेज, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा।
तो साथियों पूछा जाए कि त्रिभाषा सूत्र की बात सबसे पहले किस शिक्षा नीति ने की, तो 1968 की शिक्षा नीति ने सबसे पहले त्रिभाषा फार्मूले की बात की। आगे देखते हैं 1968 की शिक्षा नीति ने और क्या क्या बात की। तो 1968 की शिक्षा नीति ने पत्राचार शिक्षा पर बात की। पत्राचार शिक्षा एवं आंशिक पाठ्यक्रम पर बात की। आंशिक पाठ्यक्रम पर बात की। तो पूछा जाए पत्राचार शिक्षा एवं आंशिक पाठ्यक्रम पर सबसे पहले बात किसने की, तो सबसे पहले बात 1968 की शिक्षा नीति ने की। और पूछा जाए कि पत्राचार शिक्षा हमारे देश में प्रारंभ कब हुई, तो पत्राचार शिक्षा की बात 1961 में की। और विधिवत रूप से पत्राचार शिक्षा हमारे देश में जो प्रारंभ की गई थी वो 1962 में की गई थी। और पत्राचार शिक्षा पर जोर देने वाली पहली शिक्षा नीति 1968 की शिक्षा नीति थी। तो उम्मीद करता हूं साथियों 1968 की शिक्षा नीति के बारे में जो भी तथ्यों को हमने जाना, आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात किसने की, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात सबसे पहले 1968 की शिक्षा नीति ने की। आगे चलते हैं साथियों हम लोग। तो आगे जो अपना जो पॉइंट है, अगला पॉइंट रहने वाला है 1972। देखते हैं 1972 में क्या हुआ। तो 1972 में किसकी स्थापना हुई, आपके बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना। तो पूछा जाए बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, तो बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई। आगे देखते हैं साथियों 1972 के बाद आपका आया 1974। और 1974 में जो आपका आया था एकीकृत उपागम। और एकीकृत उपागम किन के लिए था, तो आपके दिव्यांग बालकों के लिए था एकीकृत उपागम, IEDC। एकीकृत उपागम कब आया, 1974 में आया था। इसने क्या बात की थी, पर्यावरण। इसने जो बात की थी इसका मानना यह था सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को मिलाकर, एक विज्ञान को मिलाकर एक अलग से पुस्तक चलाई जाए। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को मर्ज करने की बात किसने की थी, 1974 की जो आपकी एकीकृत उपागम आया था उसने बात की थी। और 1975 से पहले या 76 से पहले जो आपका जो शिक्षा थी, एकीकृत उपागम के समय जो शिक्षा थी वो किसके हक में थी, राज्यों के हक में थी। मतलब शिक्षा जो किस विषय का सूची था, तो राज्य विषय का सूची था। केंद्र उस पर कानून तो बनाता था लेकिन राज्य उसको माने या ना माने और राज्यों के ऊपर निर्भर करता था। तो 1974 ने ही पहली बार बात की थी कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाए, जिससे केंद्र कानून बनाएगा और सभी राज्यों को मानना पड़ेगा। ये बात किसने की थी, ये बात आपके एकीकृत उपागम ने बात की थी। इसके बाद जो आपका आया 1975 एनसीएफ, देश का पहला एनसीएफ। एनसीएफ 1975 जिसे देश का पहला एनसीएफ कहा जाता है। तो देश का पहला एनसीएफ कब आया, 1975 में आया। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसका मानना यह था कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को मिलाकर जो पुस्तक लाई जाए उस पुस्तक का नाम होगा पर्यावरण पुस्तक। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को मिलाकर पुस्तक का जो लाया जाए उसका नाम क्या होगा, पर्यावरण नाम होगा। तो बच्चों को क्या, कक्षा 1 से 2 तक कोई पर्यावरण की पुस्तक नहीं होगी और कक्षा 3 से लेकर 5 तक पर्यावरण की पुस्तक दी जाएगी। तो पर्यावरण पुस्तक के बारे में बात किसने की, एनसीएफ 1975 ने बात की थी। लेकिन पर्यावरण की पुस्तक हमें मिली कब, तो एनसीएफ 2000 के अनुसार हमें कक्षा 3 से लेकर पढ़ने के लिए पर्यावरण की पुस्तक मिली। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पॉइंट क्या था, शिक्षा को
शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने की बात किसने की? सबसे पहले किस एनसीएफ ने की? तो सबसे पहले 1975 जो आपका पहला एनसीएफ आया था, देश का पहला एनसीएफ, उसने शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने की बात की। इससे पहले शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने की बात किसने की? तो इससे पहले शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने की बात 1974 का जो आपका एकीकृत उपागम आया था, उसने भी शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने की बात की। उम्मीद करता हूं साथियों ए वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे जो आपकी 1975 में एक आपकी समिति आई थी, उस समिति का आपका नाम था ईश्वर भाई पटेल आए थे। 1975 में ईश्वर भाई पटेल आए थे। ईश्वर भाई पटेल ने क्या किया था? जो कोठारी आयोग द्वारा कार्य अनुभव दिया गया था। कोठारी आयोग ने क्या दिया था? कार्य अनुभव। और कार्य अनुभव का नाम चेंज किसने किया था? ईश्वर भाई पटेल ने नाम चेंज किया, जिसका नाम रख दिया था SUPW। मतलब कि क्या? सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो कार्य अनुभव का नाम बदलकर SUPW मतलब सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क करने का काम किसने किया? तो ये करने का काम ईश्वर भाई पटेल ने किया। इसके बाद 1975 के बाद जो आपका आया 1976, और 1976 में क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन के बाद क्या आ गई? शिक्षा समवर्ती सूची में आ गई। शिक्षा समवर्ती सूची में। तो पूछा जाए शिक्षा समवर्ती सूची में कब आई? तो शिक्षा समवर्ती सूची 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद शिक्षा समवर्ती सूची में आई, जिससे अब सेंट्रल कानून बनाएगा, राज्यों को कानून मानना ही पड़ेगा। उसके ऊपर राज्य थोड़े छोटे मोटे एक दो उपबंध बना सकते हैं, बाकी सेंट्रल जो भी कानून बनाएगा उस कानून को राज्यों द्वारा मानना पड़ेगा। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया और शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया। उम्मीद करता हूं साथियों यह बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसके बाद एक आयोग गठित किया गया था, एक समिति गठित की गई थी 1977-78 में। इस समिति का नाम क्या था? आदिशेषया समिति। आदिशेषया समिति। और इस समिति को किस लिए गठित किया गया, ये बात थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि आदिशेषया समिति का गठन किस लिए किया गया। तो आदिशेषया समिति का गठन इसलिए किया गया कि शिक्षा में व्यवसायीकरण के बारे में पता लगाने के लिए आदिशेषया समिति का गठन किया गया। तो शिक्षा में व्यवसायीकरण का कारणों का पता लगाने के लिए समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया। उम्मीद करता हूं साथियों आदिशेषया समिति आपको समझ में आ गई होगी। 1977-78 में आदिशेषया समिति का गठन किया गया। शिक्षा में व्यवसायीकरण के कारणों का पता लगाने के लिए आदिशेषया समिति का गठन किया गया। इसके बाद आपका क्या होगा? 1981 और 1981 में SCERT की स्थापना। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि SCERT की स्थापना कब हुई, तो SCERT की स्थापना कब हुई? 1981 में SCERT की स्थापना हुई। आगे देखते हैं। 17 सितंबर 1985 और 17 सितंबर 1985 को किसकी स्थापना हुई?
इग्नू की स्थापना हुई। तो पहला मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 17 सितंबर 1985 में पहला मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। परंतु इससे पहले 1982 में आंध्र प्रदेश में एक मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसे दर्जा नहीं दिया जाता। वर्तमान में इस मुक्त विश्वविद्यालय का जो नाम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जी के नाम पर। तो पूछा जाए 1985 से भी पहले एक स्थापना की गई थी, वो जो आपका मुक्त विश्वविद्यालय वो कहाँ पर? तो 1982 में आंध्र प्रदेश में देश के पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसका वर्तमान में वी.आर. अंबेडकर जी के नाम पर है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं अगला आपका जो है चर्चा करने का विषय 1986 की शिक्षा नीति। 1986 की शिक्षा नीति। तो 1986 की शिक्षा नीति आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखती है, क्योंकि कई सारे जो बदलाव किए गए थे वो आपकी 1986 की शिक्षा नीति में बदलाव किए गए थे। क्योंकि 6% के जीडीपी को तो मानक तो मान लिया गया था 1968 की शिक्षा नीति में, लेकिन अभी तक हम लोग कहीं तक 2 से 3% के आसपास ही जीडीपी का खर्च करने के लिए प्रतिबंधित थे, कि अभी तक हम लोग 6% को नहीं पा पाए थे। इसीलिए जो आपकी अगली शिक्षा नीति लाई गई वो देश की 1986 शिक्षा नीति लाई गई। इसको लाने वाले प्रधानमंत्री का नाम था माननीय श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का लाने का श्रेय माना जाता है। तो 1986 की शिक्षा नीति को लाने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को है? तो 1986 की शिक्षा नीति को लाने का श्रेय माननीय श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को प्रदान है। तो देखते हैं कि इस शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए। तो सबसे पहला जो आपका बदलाव था वो वही था, जीडीपी का 6% खर्च करने की बात यहाँ पर भी की गई। जीडीपी का 6% खर्च की बात यहाँ पर भी की गई। इसके बाद जो अगला आपका बात हुई, क्या हुई? आईटी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। आईटी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। आईटी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट पे चर्चा की गई, आईटी के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए बात की गई। शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि योगा को स्वतंत्र विषय के रूप में कब लाया गया? तो योगा को एक विषय के रूप में लाया गया। एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में जोड़ा गया। तो योगा को एक विषय के रूप में लाया गया। इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है वो अगला आपका पॉइंट है कंप्यूटर को गणित के साथ जोड़ा गया। गणित के साथ जोड़ा गया। तो 1986 की शिक्षा नीति में कंप्यूटर को गणित के साथ जोड़ा गया था, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा तो आपका 10th में क्या हुआ था? रिजल्ट खराब हुआ था। बाद में कंप्यूटर को गणित के साथ हटा दिया गया था। कंप्यूटर को गणित के साथ जोड़ा गया। कंप्यूटर को गणित के साथ जोड़ा गया। इसके बाद नवोदय विद्यालय की स्थापना की बात की गई। नवोदय विद्यालय की स्थापना मतलब नवोदय विद्यालयों को लाया गया। कब लाया गया? 1986 की शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालय को लाया गया। अगला आपका क्या था? सामान्य विद्यालय प्रणाली पर बात की गई। 10 वर्ष की
सामान्य विद्यालय प्रणाली 10 वर्षीय सामान्य विद्यालय प्रणाली। इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट था, आपके पाठ्यक्रम पे चर्चा की गई। तो पाठ्यक्रम कौन सा था? तो पाठ्यक्रम यहाँ पे दो तरह का था। एक क्या था आपका अभ्यंतर पाठ्यक्रम। तो अभ्यंतर पाठ्यक्रम को देने वाला कौन था? तो 1986 की शिक्षा नीति अभ्यंतर पाठ्यक्रम को देने वाली थी। अगला पाठ्यक्रम क्या था आपका? वैकल्पिक पाठ्यक्रम। अभ्यंतर का मतलब क्या कि लगभग 10 विषय सभी के लिए समान थे। 10 विषय जो सभी के लिए समान थे। यहां पर क्या था? विकल्प के रूप में, विषय विकल्प के रूप में, विषय विकल्प के रूप में। तो विषयों को विकल्प के रूप में किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत डाला गया? वैकल्पिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत डाला गया। तो कुछ विषय थे उसमें बच्चों को ऑप्शनल मतलब सुविधा दी गई थी, इनको ले सकते, इनको नहीं ले सकते। लेकिन 10 विषय जो थे वो सभी के लिए समान थे, लेना इनको क्या था? अनिवार्य था। इसके बाद आगे देखते हैं 1986 की शिक्षा नीति के बाद जो आपका आया 1987 और 88, क्या आया आपका? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? 1987-88। मतलब इसने क्या कहा था? न्यूनतम संस्थागत सुविधाएं विद्यालय में न्यूनतम संस्थागत सुविधाएं विद्यालय में दी जाएं। ठीक है, अगला क्या था? अगला बात क्या हुई? तो 1987-88 का जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, इसी के आधार पर हमारे स्कूलों को कंप्यूटर मिले। तो पूछा जाए कि किसके आधार पर हमारे देश को कंप्यूटर मिले? तो किसके आधार पर हमारे देश को कंप्यूटर मिले? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के आधार पर हमारे देश को कंप्यूटर मिले। और पूछा जाए किस एनसीएफ के आधार पर हमारे देश को कंप्यूटर मिले? तो 1988 के आधार पर हमारे देश को कंप्यूटर मिले। इसके बाद इसने क्या बात की थी? तो लगभग न्यूनतम संस्थागत सुविधाओं के बारे में बात की थी। मतलब कि किसी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरे और एक बरामदा होगा, चाक डस्टर होगा, एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, इसके बाद झाड़न होना चाहिए। तो जो छोटी छोटी सुविधाएं थी उनके बारे में बात किसने की थी? 1987-88 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने बात की। इसके बाद आपका क्या आया? 5 मई 1988। और 5 मई 1988 को क्या आया था? प्रौढ़ शिक्षा अभियान। प्रौढ़ शिक्षा अभियान मतलब निरक्षर लोगों के लिए एक अभियान लाया गया था, जिसका नाम क्या था? प्रौढ़ शिक्षा अभियान। किन लोगों के लिए था? तो 15 वर्ष से 35 वर्ष के लोगों के लिए एक अभियान लाया गया था। उस अभियान का नाम था प्रौढ़ शिक्षा अभियान। ठीक है, इसके बाद जो आपका 1988 का एनसीएफ आया, और 1988 के एनसीएफ के आधार पर ही हमें क्या मिले? कंप्यूटर मिले। क्या मिले? कंप्यूटर मिले। और 1988 के एनसीएफ ने क्या बात की? तो 1988 के एनसीएफ ने त्रिभाषा फार्मूले की बात की, त्रिभाषा सूत्र की बात की। ज्यादा कुछ इसमें नहीं था, ज्यादा सब कुछ वही था। 10 वर्ष की सामान्य विद्यालय प्रणाली, त्रिभाषा सूत्र की बात की, और कंप्यूटर मिला था किस एनसीएफ के आधार पर? तो 1988 के आधार पर। आगे लिखना चाहें तो लिख लें, वही सामान्य विद्यालय प्रणाली की बात की, सामान्य विद्यालय प्रणाली की बात की।
उम्मीद करता हूं साथियों यहाँ तक जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो भी हमारी चर्चा का विषय रहा, कुठारी आयोग से लेकर एनसीएफ 1988 तक जो भी हमारा चर्चा का विषय रहा, समझ सकता हूं साथियों उम्मीद से कि आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। आगे की चर्चा जो हमारी रहेगी 1990 की आचार्य राममूर्ति की समिति से रहेगी, वहां पर साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। उसके आगे की जो चर्चा आपकी रहेगी 2022 तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो लगातार साथियों आप लोग ज्ञानार्पण परिवार के साथ जुड़े रहें, ऐसे ही उम्मीद बनाए रहें, भरोसा बनाए रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब साथ ही साथ साथियों शेयर करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।